नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा हम बिहार की करेंगे और आज कई विषयों पर चर्चा करेंगे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। देखिए, आरजेडी ने फैसला किया है कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ 1 अक्टूबर से आंदोलन करेंगे। तो पहला विषय तो यही होगा। दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा ने आज से यात्रा शुरू की है और वे कह रहे हैं, यात्रा से जाने के पहले उन्होंने पटना में कहा कि नीतीश कुमार आज भी किसी भी नौजवान से अधिक काम कर रहे हैं। वे बिल्कुल फिट हैं और बिहार के हित में उन्हें बिहार में बने रहना, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना आवश्यक है। फिर देखिए, मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी पिछले दिनों विवाद हुआ। वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हैप्पी एंडिंग्स का वक्त आ गया है, मतलब थक गए हैं, उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। और प्रशांत किशोर, वह तो मुद्दे की बात करते हैं। वे कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार जो दिल्ली में एनडीए सरकार की मजबूरी है, नरेंद्र मोदी बगैर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकते हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी फैसला कर लिया है, या यूं कहें कि बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखे। और जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी आसपास बैठते हैं, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगवा दीजिए, छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो। और यदि फैक्ट्री नहीं लगेगी, आज दिल्ली की सरकार बिहार पर टिकी है, बिहार के सहारे टिकी है, तो इससे बेहतर मौका कब मिलेगा? आज तक एक भी बयान कोई दिखा दे। यह प्रशांत किशोर चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार को, एनडीए को, कि आप फैक्ट्री की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बिहार के हक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो शुरुआत हम लोग करें बिजली के प्रीपेड मीटर से। आंदोलन की घोषणा की है अजीत जी, राष्ट्रीय जनता दल ने 1 अक्टूबर से। और बिहार में यह समस्या गहरी भी होती जा रही है। बिजली कंपनियां, ऊर्जा विभाग चेतावनी दे रहा है कि हम लगाएंगे ही लगाएंगे, और जहां स्पीड स्लो है वहां चेतावनी दी जा रही है, लेकिन जनता का गुस्सा भी भड़क रहा है। लोग खदेड़े जा रहे हैं और बिजली कंपनियां पूरे गांव का बिजली काटने की धमकी दे रही है। हिंदुस्तान टाइम्स समूह में विजय सिंह एक बड़े पद पर रहे बहुत लंबे अरसे तक। अभी से कुछ देर पहले मैं फेसबुक पर उनकी एक टिप्पणी पढ़ रहा था। वे बिहार के ही रहने वाले हैं, अब तो दिल्ली रहते हैं, कि जब बिहार में घर बंद रहता है, सारी बत्ती गुल रहती है, तब भी यह मीटर अनाप शनाप तरीके से चलता रहता है। और हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि देखिए, आम जनता के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर और वीआईपी के लिए स्मार्ट पोस्टपेड मीटर, तो जनता का गुस्सा नीतीश कुमार से भी जोड़ना होगा। क्या नीतीश कुमार को सुनाई नहीं पड़ रही है? नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता क्यों आग बबूला हो रही है और आरजेडी को आंदोलन का रास्ता मिल रहा है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक आंदोलन की घोषणा की है। हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि कब उस पार्टी ने जन आंदोलन किया है जनता से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर, जो बहुत संवेदनशील मुद्दा है और सीधे सीधे जनता की आर्थिक स्थिति, आम आदमी की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। उस मुद्दे पर कब बिहार में कोई बड़ा आंदोलन हुआ है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। कोई पार्टी आंदोलन नहीं करती है, और कोई पार्टी का क्या कहें, 20 साल से तो राष्ट्रीय जनता दल ही अपोजिशन में है लगभग। थोड़े समय को छोड़ दें बीच में के 17 महीने जब बीजेपी अपोजिशन में थी, उसको छोड़ दें तो बाकी समय लगभग 17 साल आरजेडी अपोजिशन में है लगातार। और उसने किसी भी जनता से जुड़े मुद्दे पर आंदोलन नहीं किया, कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं किया। कभी एक प्रदर्शन कर दिए, एक धरना दे दिया, कभी जुलूस निकाल दिया, वो सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन एक मुद्दे पर किसी को एक इशू लेकर के और कंसिस्टेंटली उस पर एक आंदोलन करना, उस पर लोगों को मोबिलाइज करना और लोगों के दुखती नस को समझ के उनको उनका मुद्दा उठा करके उनको अपने साथ जोड़ना, ये राजनेता का, पार्टियों का ये सबसे बड़ा दायित्व होता है, मुख्य दायित्व होता है। और ये तो बिहार के लोग जानते हैं, सारा देश ही जानता है कि क्या हुआ था। मामूली जब 74 का आंदोलन शुरू हुआ था तो क्या हुआ था, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन जो शुरू हुआ, तो मेस में खाने का ही तो पैसा बढ़ गया था कि मेस में जो खाने का बिल है वो बढ़ गया है, स्टूडेंट्स आंदोलित हो गए थे।
या दिल्ली में क्या हुआ था कि जेएनयू जाने वाली बस, जेएनयू स्टूडेंट्स किस बात पर आंदोलित हुए थे कि बस का किराया बढ़ गया था। तो दिल्ली में सबको ध्यान है कि 1998 में सरकार पलट गई थी भारतीय जनता पार्टी की, प्याज महंगी हो गई थी इसकी वजह से। तो ये जो मुद्दे हैं, और नरेंद्र मोदी ने महंगाई का, पेट्रोल डीजल का, इन सब चीजों का ही तो मुद्दा बनाया था। बाकी धर्म तो उस समय बड़े सटल तरीके से, और उसकी अंतरधारा बह रही थी, ऊपर धर्म के नाम पर तो वोट नहीं मांगा जा रहा था 2014 में। तो इसलिए ये बड़ी बात है कि इस समय जो ये बिहार के समाज में, बिहार के आम लोगों के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, हम लोगों ने दोनों पर अलग अलग चर्चा की है। जमीन सर्वे का मुद्दा है, और दूसरा बिजली के स्मार्ट मीटर का है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का है। तो राष्ट्रीय जनता दल उस पर 1 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने जा रही है, और उसको लेकर के उसके नेता सड़क पर उतरेंगे। हालांकि फिर वहां खोजा जाएगा कि आपके सबसे बड़े नेता कहाँ हैं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं नेतृत्व कर रहे हैं, क्यों नहीं लीड कर रहे हैं आंदोलन को, क्यों नहीं वो आते चंपारण में महात्मा गांधी की कर्मभूमि से आंदोलन की शुरुआत करते और एक मैसेज बनवाते पूरे देश, पूरे प्रदेश में कि भाई ये आम आदमी का मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। खैर वो नहीं रहेंगे तब भी उनकी पार्टी एक मुद्दा उठाने जा रही है जो सीधे सीधे आम नागरिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये अपने आप में चुनाव से पहले पार्टी की एक अच्छी पोजीशनिंग करने का संकेत है कि पार्टी अपने को जोड़ रही है आम आदमी के मुद्दे से। इसमें कास्ट का कोई मुद्दा नहीं है, कम्युनिटी का कोई मुद्दा नहीं, इसमें तो कोई जाति धर्म नहीं है, कोई क्षेत्र का मामला नहीं है। पूरे बिहार में लोग इस बात को लेकर के नाराज हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, और वो ऐसा नहीं है कि जेन्युइन रीडिंग कर रहा है। उसमें यह शिकायत है जो आपने विजय सिंह जी के हवाले से कहा कि अनाप शनाप बिल आ रहा है। मतलब ये नहीं है कि उनके घर में जितना बिजली के यूजेज है उस हिसाब से वो रीड कर रहा है, और लोगों को चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर सिर्फ इतनी दैनिक जागरण पटना, माफ कीजिएगा, दैनिक भास्कर पटना के ब्यूरो चीफ है मधुरेश जी, उन्होंने भी कल टिप्पणी की थी। आज मैंने उनसे पूछा कि आप भी शिकार हो गए हैं क्या, तो उन्होंने कहा इस तरीके से बिलिंग होती है ज्ञानेश्वर भाई की पूछिए ही मत। तो हर लोग परेशान है, और मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता था या कहा जाता है कि वे सब कुछ पता रखते हैं, लेकिन कैसे अनभिज्ञ हो रहे हैं, और फिर किस तरीके से जो बिजली कंपनियां हैं वह दबाव बना रही है कि नहीं जबरिया लगाओ, टास्क पूरा करो, लक्ष्य पूरा करो। आपने पिछले दिनों कहा था कि पूरे देश में 1,13,00,000 या इतना ही हाँ लगे हैं, उसमें 30 लाख तो बिहार में ही लग गए। तो बिहार, पता नहीं नीतीश कुमार को इन बातों की जानकारी अब मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि वो बहुत छोटी छोटी जानकारी भी रखते हैं। यह परेशानी का सबब है और चिंता का विषय भी है कि मुखिया क्यों अनभिज्ञ है। देखिए ऐसे समय में चुनाव का साल शुरू होने वाला है, या हो ही गया चुनाव का साल मानिए, और सारा देश, हर पार्टी मुफ्त की रेवड़ी बांटने में लगी हुई है। सारी सरकारें खजाना खोल रही हैं कि हम अभी भारत सरकार भी शुरू करने जा रही है इंटर्नशिप योजना, अक्टूबर के मध्य में वो भी शुरू हो जाएगी। नौजवानों को रजिस्ट्रेशन करेंगे, पैसा देंगे। अभी झारखंड में मैया सम्मान योजना चल रही है, 1,000 रुपया महिलाओं को देंगे। लाडली बहना योजना, कहीं लड़की बहन योजना, तो कहीं महतारी बंधन योजना। इस तरह की योजनाओं से महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, नौजवानों को पैसे दिए जा रहे हैं मुफ्त में। कहीं लैपटॉप बांटा जा रहा है, कहीं प्रीपेड वो स्मार्टफोन बांटा जा रहा है। मतलब सरकारें खजाना खोल करके लोगों को दे रही है। ऐसा तो कुछ बिहार सरकार नहीं कर रही है, उल्टे लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए उसने बिजली कंपनियों को फ्री छोड़ दिया है। एक तो अपनी भारत, वहां बिहार सरकार ने जो दो, उस बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी बनाई है उसने, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के लिए, वो दोनों कंपनियां हो, या स्मार्ट मीटर लगाने वाली जिस कंपनी को आपने ठेका दिया, जिसे आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीद रहे हैं, सब इस तरह से लगे हुए हैं नोचने में कि जनता का पैसा उनकी जेब से कैसे निकाल लें। तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं जनता को। कोई ऐसी योजना हमको नहीं समझ में आ रही है जो बाकी देश में मुफ्त में देने की जो योजनाएं चल रही है, वैसी कोई योजना बिहार सरकार नहीं चला रही। और उस जनता से जिसके पास देने को पैसे है ही नहीं, वो तो उनकी जिंदगी जो है वह किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं बिहार के लोग जानते हैं। वही वो नहीं देख रहे हैं। जो पिछली बार आपने सब बहुत विस्तार से बताया था कि बच्चे बाहर से कमा के पैसा भेजते हैं, उससे लोगों का काम चल रहा है। और बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि बिहार का सब आदमी जाकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया है, या सब आदमी IAS IPS ही हो गया है। अधिकतर लोग रिक्शा चला रहे हैं, फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, और जहां उनको नियमित कमाई नहीं है और नियमित आमदनी नहीं होती है, उससे वो नियमित पैसा नहीं भेज पाते अपने बूढ़े माँ बाप को। तो ये सारी समस्याएं लोगों के पास है, और व्यवहारिक समस्या है जिस पर अगर राजनीतिक दल नहीं ध्यान देगा तो फिर कौन ध्यान देगा। आप
अधिकारियों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो लोगों का जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति नहीं है, वो नहीं जनता का दर्द दुख समझ करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये काम राजनीतिक नेतृत्व का है, नीतीश कुमार का है, उनके आसपास जो लोग हैं उनके चाहे उनके कार्यकारी अध्यक्ष हो संजय झा, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो उमेश कुशवाहा, इन सबको जानकारी मिलती होगी, इन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये रोकना। अभी इतनी नाराजगी है लोगों को गाँव में। आप सिर्फ बिजली का बिल नहीं भरने का मामला नहीं है ये कि आप उसको, लोग बिजली का बिल नहीं भरते थे इसलिए आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, लोग बिजली चोरी करते थे इसलिए आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं। ये आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर जितना लोग यूज करते हैं उसे दुगुना 3 गुना उनको बिल भेज रहा है। और दूसरी क्या इसमें बात है कि जो हम लोग उस दिन भी चर्चा किए थे कि आप स्मार्ट प्रीपेड की जगह पोस्टपेड मीटर क्यों नहीं लगा रहे हैं? पोस्टपेड मीटर लगाने में क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल, प्रीपेड मीटर आप उस दिन हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि ये कोई मोबाइल की सर्विस नहीं है कि आप उसको काट लीजिएगा तभी किसी के कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एसेंशियल सर्विस है, आप इसको पोस्टपेड करिए और बिजली काटना तो आपके हाथ में है ना। आजकल तो बिजली काटने के लिए किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। बिजली तो आप अपना मुजफ्फरपुर और पटना ऑफिस में बैठे बैठे आप बिजली काट दीजिएगा, कहीं मोतिहारी में या आरा में किसी आदमी के घर का, वो तो सब डिजिटल हो गया है। तो इसलिए आपको काटने नहीं जाना है, आप पोस्टपेड दीजिए। हम उस दिन भी बता रहे थे ज्ञानेश्वर जी, और फिर उसके बाद हमने अपना बिलिंग साइकिल देखा। दिल्ली में 20 दिन से ज्यादा का समय मिलता है बिल आने के बाद, और जब 20 दिन में, उस 20 दिन में हमारे में डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और अपने आप रीडिंग होती है, वाईफाई से जुड़ा हुआ है, उसकी रीडिंग हो जाती है सर्वर पर, वहां से बिल बन के हमको आ जाता है और 20 दिन का समय मिलता है। 20 दिन के समय में हमने नहीं जमा किया तब भी बिजली नहीं कटती है। उसके बाद जो उसकी अगली साइकिल में बिल का कलर बदल जाता है, हरे की जगह लाल रंग का बिल आता है, तब भी बिजली नहीं कटती है। और बिजली काटने के पहले एक डिस्कनेक्शन का नोटिस इशू होता है और तब जाकर के बिजली कटती है। यहाँ तो आपने प्रीपेड लगा रखा है और अभी एक खत्म हुआ, आखिरी पैसा खत्म हुआ, 1 रुपया जो बचा था और बिजली कट गई आदमी के घर में, और उस समय उसके घर में क्या इमरजेंसी है, किस स्थिति में उसका परिवार है, ये देखने के लिए कोई नहीं है। तो ये तो बहुत ही ज्यादती है, ये तो टायरनी है, एकदम एक तरह का अत्याचार है लोगों के ऊपर। इसको एकदम बंद किया जाना चाहिए है। ये अच्छी बात है कि वहां की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसने ये मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं। अब तो कम से कम सरकार जो है या सरकारी पार्टी जो है उसकी नींद खुलनी चाहिए है, उसको समझ में आना चाहिए है कि ये आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको तुरंत एड्रेस करना चाहिए। आप पोस्टपेड लगवा दीजिए। लेकिन इस आंदोलन में तेजस्वी यादव को शामिल होना चाहिए, यह भी अच्छी बात है। इसका उस आंदोलन का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता अगर तेजस्वी यादव इसको लीड कर रहे होते। वो उनकी अपनी छवि के लिए, उनकी अपनी इमेज के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका था जो वो गंवा रहे हैं। अक्सर ही गंवाते रहते हैं, लेकिन इस बार वो गंवा रहे हैं एक बड़ा मौका। अपने लीड करते और लोगों को कहते कि अगर ये सरकार नहीं हटाती है तो हमारी सरकार आएगी, हम सब हटा देंगे बिजली का मीटर, हम भी स्मार्ट मीटर लगाएंगे, लेकिन हम पोस्टपेड मीटर लगाएंगे। अभी तो बिहार में मैनुअल मीटर चल रहे थे, वहां से डिजिटल पर शिफ्ट होना था। तो आप डिजिटल पर शिफ्ट नहीं होते हैं, आप सीधे स्मार्ट मीटर पर चलेगा और उसमें भी आपने प्रीपेड स्मार्ट मीटर कर दिया। तो ये कोई मोबाइल की सर्विस नहीं है, ये इसेंशियल सर्विस है। इसको आप नहीं काट सकते हैं। किसी के घर में अचानक पैसा खत्म हो गया और बिजली चली गई, उस घर में बीमार लोग हैं, बच्चे लोग हैं, महिलाएं हैं और उनको जरूरत है, पानी नहीं आ रहा है किसी का, और आप बिजली काट दिए। ये तो सरासर ज्यादती हो रही है। और अगर अब हम लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर से आगे बढ़ते हैं, आरजेडी को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा आज से शुरू हुई है। 3 दिनों की यात्रा है। पहले चरण में कुर्था अरवल से, मतलब उन्होंने उधर ध्यान केंद्रित किया है जहां कुशवाहा मतदाता निर्णायक होते हैं, या यूं कहें कि जिधर लोकसभा चुनाव में झटके लगे। पहले हुए मतलब अरवल में कुर्था जा रहे हैं, फिर सासाराम जाएंगे, फिर औरंगाबाद जाएंगे। लेकिन जाने के पहले उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नौजवानों से ज्यादा फिट है, ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, दिन रात काम करते हैं, और ये भी कि देखिए उनका नेतृत्व अभी बिहार के लिए बहुत आवश्यक है। तेजस्वी यादव के बारे में, आरजेडी के बारे में उनकी टिप्पणी रही कि 2020 से ज्यादा खराब प्रदर्शन करेगा क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। तो अब यह देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि उम्र से नीतीश कुमार की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, उनके निर्णय और नेतृत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर निकल पड़े हैं। अब एनडीए में है, एनडीए की मजबूती की बात करेंगे।
अब इसमें इस बात के दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं। एक तो उनकी यात्रा जो सामाजिक समीकरण साधने, एनडीए के पक्ष में जो सामाजिक समीकरण इस इलाके में बिगड़ा था, जो शाहाबाद का इलाका था, जो हम लोगों ने काफी डिस्कस किया इस बात को। जी। ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट और शाहाबाद का जो इलाका था, जहां झटका लगा और कुशवाहा हम्म, वोट टूटा था, हालांकि उसके कारण क्या थे वो सब हम लोग जानते हैं। वहां कैंडिडेट थे उनके और उसका उनको फायदा मिला था, वो एडवांटेज मिला था इन्हीं 4-5 सीटों पर जो उस इलाके में था। तो उसको हम्म, ठीक करना, उसमें उनकी अपनी भी सीट थी उपेंद्र कुशवाहा जी की, जहां उनको वो चुनाव हारे थे। तो उस इलाके में ठीक करना है, एक मैसेज बनवाना है। और हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि चाहे भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाना हो, या उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजना हो, या सम्राट चौधरी का उप मुख्यमंत्री रहना हो, ये एक सब प्लान के तहत है कि कुशवाहा वोट जो लॉकूस का समीकरण है वो इंटैक्ट रहे। तो वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल। और इस यात्रा में सिर्फ जाति की बात नहीं होगी, और भी बातें होंगी। वो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो विकास के काम हुए हैं या जो भी काम होने हैं या करने हैं, उनको उनके बारे में भी वो बताएंगे। तो ये यात्राएं अच्छी हम्म, रहती है, हमेशा इन यात्राओं का लाभ मिलता है पार्टियों को। तो वो कर रहे हैं, इंडिविजुअल नेता को भी अपनी इमेज के लिए लाभ मिलता है। तो ये एक पहलू है, वो करेंगे, वो अच्छी बात है। नीतीश कुमार यात्राएं करते थे, ये सवाल पूछा जाना हम्म, चाहिए है कि यात्राएं नीतीश कुमार करते थे, अगर वो फिट है हम्म, पूरी तरह से और पहले की तरह नौजवानों से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनकी यात्रा क्यों नहीं हो रही है? वो यात्रा अब तो हमको काफी दिन हो गए, हमको नहीं ध्यान आ रहा है कि कब आखिरी यात्रा उन्होंने की थी, लेकिन वो हम्म, उनकी यात्राएं काफी दिन से स्थगित है, और उनकी जगह उपेंद्र कुशवाहा यात्रा कर रहे हैं। तो ये एक समझने की बात है कि नीतीश कुमार के यहाँ भी क्या उत्तराधिकारी तय होगा, तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं उसमें है, उस रेस में हम लोग पहले मानते थे कि वो है, लेकिन जी। वो यात्रा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है वो यात्रा कर रहे हैं। अब इसका दूसरा पहलू है कि नीतीश कुमार जवान हैं और नौजवानों से ज्यादा काम कर रहे हैं, उम्र का ज्यादा असर नहीं हुआ है। ये एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है, जिस योजना पर अभी एनडीए के सारे नेता काम कर रहे हैं, और भी नेता इस तरह के बयान देंगे। ये सिर्फ बयान नहीं है। अभी देखा आपने कि वो जहानाबाद गए थे, और वो गया डोभी रोड का उन्होंने मुआयना किया, उनके साथ बिल्कुल। रोड के सेक्रेटरी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत भी थे, जो अब खैर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो थे। और उन्होंने हम्म, बताया कि गया जाने वाली सड़क बन रही है और 2 घंटे में लोग गया पहुंच जाएंगे, तो काफी उस पर नीतीश कुमार का। तो वही एक जो पीछे आप पहले भी आपने कहा था कि एक और वो पुल देखने चले गए थे, एक दिन बीटा देखने चले जी। गए थे। तो जो एक योजना के तहत जनता के बीच उनका पब्लिक अपीयरेंस इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोगों में जो मैसेज उनकी सेहत को लेकर के, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, ये सब चीजें जो उठ रही हैं, जो अपोजिशन की तरफ से भी उठ रही हैं, और छिटपुट खबरें जो है वो मीडिया में ऐसे भी आ रही हैं, उसको दूर किया जा सके। उससे जो धारणा बन रही है, उस धारणा को दूर किया जा सके कि नीतीश कुमार अब पहले की तरह सक्रिय नहीं है, या उतने सक्षम नहीं रह गए हैं शारीरिक रूप से कि वो जी। सारे डिसीजंस कर सकें और लगातार काम कर सकें। इस धारणा को बदलने के लिए, लेकिन आप देखिए उनके टूर्स को देखिए, या उनका जो अपीयरेंस हो रहा है, जो उनका पब्लिक अपीयरेंस है, हम्म, उसको देखिए कि वो कितना गार्डेड है, कितना गार्डेड है, बिल्कुल। कितना कंट्रोल्ड है। हम्म, एकदम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जिसको बोलते हैं कोई भी परीक्षण जैसे होता है तो बड़ा नियंत्रित वातावरण में होता है, तो उस तरह से कंट्रोल्ड कंडीशन में उनको, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उनको ले जाकर के कहीं अपियर कराया जा रहा है, और फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास में बैठ जा रहे हैं। अगर उनको फ्रीली छोड़ा जाए कि जैसे पहले जनता दरबार लगाते थे, यात्रा करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, वो नहीं हो रहा है, वो आजकल बंद है। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के तमाम उनके कहने के बावजूद, या जहानाबाद में पब्लिक अपीयरेंस के बावजूद नीतीश कुमार के, ये सवाल अपनी जगह पर है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं या नहीं है। जी। क्योंकि अगर पूरी तरह से स्वस्थ होते, पूरी तरह से वो कंट्रोल में होते, तो चीजें उस तरह से नहीं हो रही होती अभी बिहार में जैसे हो रही है। लैंड सर्वे का बिल्कुल। मामला भी हो लीजिए आप, अभी हम लोगों ने स्मार्ट मीटर की बात कही, उनकी पार्टी के अंदर जिस तरह की चीजें हो रही हैं, हम कभी इस तरह से डिसिप्लिन का उल्लंघन उनकी पार्टी में नहीं देखे थे। कोई भी नेता बोलता था तो उसके पीछे उनकी सोच होती थी। जी। नीतीश कुमार चाहते थे तभी कोई नेता बोलता था, और किसी प्रवक्ता को उसकी बात का खंडन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है। अब एक नेता बोल रहा है, दूसरा आदमी उस पर खंडन कर रहा है, फिर तीसरा आदमी आकर के उस पर बयान दे रहा है। तो ये चीजें नहीं होती थी, इतनी पंचायत उस पार्टी में नहीं थी। नीतीश कुमार ही डिसीजन करते थे और नीतिगत सारी चीजें वो तय करते थे, उनकी लाइन पर पार्टी चलती थी। तो चाहे पार्टी संगठन का मामला हो, सरकार के कामकाज का मामला हो, या परसेप्शन का मामला हो, वो बिगड़ा हुआ है। उसको ठीक करने के लिए ये जो इन्होंने अभी बात कही है उपेंद्र कुशवाहा ने, वो उस एक प्लान का हिस्सा है। एक प्लान के तहत इस तरह के बयान दिए जाएंगे, और एक गार्डेड इन्वायरमेंट में, कंट्रोल इन्वायरमेंट में उनका पब्लिक अपीयरेंस होगा नीतीश कुमार का, ताकि चुनाव तक ये मैसेज बनाए रखा जाए कि नीतीश कुमार ही कंट्रोल में है, और नीतीश कुमार ही सरकार जो है चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। और आप देखिए नीतीश कुमार की क्या
अभी जो हम तो पहली बार देखे ज्ञानेश्वर जी, आपने जी। भी पता नहीं आपने पहले देखा है या नहीं, नीतीश कुमार हम्म, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके अयोध्या वाले मामले में उनको बधाई दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब 8 हम्म, महीने पहले 22 जनवरी को जिस समय मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा था, उस समय तो आ गए थे एनडीए में नीतीश कुमार। तो नीतीश हम्म, कुमार ने उस समय तो बधाई नहीं दी उनको कि बड़ा अच्छा काम किया आपने। अब बिल्कुल। नीतीश कुमार बधाई दे रहे हैं मंदिर के मामले पर, और पुनौरा धाम में हम्म, हमने भी माता सीता के धाम का ऐसे ही विकास किया है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को की तारीफ कर रहे हैं कि बड़ी सफल और उपलब्धिपूर्ण यात्रा रही है। हमने कभी नहीं सुना कि अब प्रधानमंत्री इसके पहले भी बड़ी विदेश यात्रा करते थे, तो नीतीश कुमार उनकी विदेश यात्रा के लिए तो बधाई नहीं देते थे। तो जी। मेरा अपना मेरी गट फीलिंग है, मेरा अपना, हो सकता है कि हम इस पर हम बहुत वस्तुनिष्ठ खबरों से उस तरह से तथ्यों की जानकारी पूरी तरह से न हो, लेकिन जो हम्म, विश्लेषण जो हमारी समझ है वो कहती है कि नीतीश कुमार कतई ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार की राजनीति देखें तो वो कतई ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई दूसरा आदमी उनके आसपास बैठा है जो प्रधानमंत्री की चापलूसी में प्रधानमंत्री के प्रति स्वामी भक्ति दिखाने के लिए इस तरह की चीजें करवा रहा है। इस तरह की चीज नीतीश कुमार नहीं करते थे। तो ये नीतिगत मामले हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, का बिल्कुल। नेता प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की तारीफ करे तो बात समझ में आती है। नीतीश कुमार क्यों करेंगे कि आपकी बड़ी सफल रही यात्रा? क्या सफल रही? उसमें अमेरिका में क्या भी हुआ है, क्या हासिल हुआ है? हम्म, प्रधानमंत्री गए, उन्होंने कार्यक्रम में 4 मिनट का समय मिला था, 4 मिनट का उन्होंने भाषण दिया समिट ऑफ फ्यूचर में, और उसके बाद 2-4-5 द्विपक्षीय बैठकें हुई, उनकी क्वाड का सम्मेलन हुआ। कहीं कुछ ऐसी उपलब्धि तो नहीं हुई है। सेमीकंडक्टर का एक समझौता आप छोड़ दे तो उससे चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ, ठीक है, अभी सेमीकंडक्टर पर आएंगे। अब आगे बात करते हैं मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी। देखिए, उन्होंने भी साइबर आर्मी खड़ा करना शुरू किया है। दरभंगा में उन्होंने प्रशिक्षण दिया और लोगों को बताया कि कैसे, देखिए, डिजिटल मीडिया में स्पेस बनाना है। 243 विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी की बात की। सारी पार्टियां कहती है कि हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी करेंगे, और उन्होंने इस बात के संकेत अभी दिए हैं कि हम इंडिया ब्लॉक की ओर ही हैं, अधिक से अधिक सीटें लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह तंज कसा कि नीतीश कुमार के हैप्पी एंडिंग, सुखद अंत का समय आ गया है, मतलब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर पिछले दिनों चर्चा, जब एक दुखद कहानी हुई, उनके पिता की हत्या हो गई एक आपराधिक वारदात में, फिर उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, जिसमें गृह विभाग ने सिफारिश की, लेकिन फिर भी उन्हें वाई प्लस की सुरक्षा नहीं मिली। पहले केंद्र सरकार ने दे रखी थी, अब बिहार सरकार को देना था, वो मसला अटका ही हुआ था। लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं कि सुखद अंत, नीतीश कुमार के हैप्पी एंडिंग का वक्त आ गया है। तो क्या मुकेश सहनी सही है या उनकी राजनीति है? देखिए, अब पता नहीं अब उनके वो किस संदर्भ में वो बात करें। नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध अच्छे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति सद्भाव था। वो दूसरे गठबंधन में चले गए इसके बावजूद। लेकिन अब ये जो मामला अटका हुआ है उनकी सिक्योरिटी का, अब ये सरकार की मर्जी की, उन्हें सरकार चाहती तो तुरंत हो जाता। क्यों? वो जब एक सिफारिश हुई है उनके उनकी उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, उनके पिता की मौत के बाद, हत्या के बाद, तो बढ़ाने की सिफारिश आई हुई है, तो उनको लटका करके रखने का कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि इस वजह से उनकी नाराजगी भी हो सकता है वो तंज में कह रहे हो, या हो सकता है कि सद्भाव हो उनका कि नीतीश कुमार अभी रिटायर हो जाए। देखिए, हम लोग वे रिटायर, कह रहे हैं, हम जैसे लोगों को अब नीतीश कुमार को आशीर्वाद देना चाहिए, मतलब अति पिछड़ी राजनीति की बात भी कर दी बिल्कुल है अति उन्होंने। पिछड़ी राजनीति के लिए उन्होंने ये बात कही, चूंकि उसके मसीहा अभी भी नीतीश कुमार ही है, और जब तक जी, वो है और उनके नाम पर वोट होता रहेगा तब तक अति पिछड़ी जातियां उनको वोट करती रहेंगी। उनके प्रति ऐसा समर्पण भी है, प्यार भी है उन लोगों का। अति पिछड़ी और जो महादलित जातियां हैं उनका, पगड़ी जातियों में भी है, तो वो एक है उनके प्रति। तो उस वोट के लिए भी उन्होंने कहा कि हम इसमें ये मैसेज भी नहीं जाए कि हम नीतीश कुमार को के लिए कुछ बुरा कह रहे हैं। लेकिन सुखांत जो होता है वो जरूरी नहीं है कि कई फिल्मों का सुखांत अंत होता है, हैप्पी एंडिंग्स होती है, लेकिन वो बहुत अच्छी नहीं होती है फिल्म। नीतीश कुमार की अभी तक की फिल्म बहुत अच्छी रही है। अभी उनका 20 साल का जो करियर है मुख्यमंत्री के तौर पर, सरकार मतलब बिहार में सरकार चलाने का, या उसके पहले का भी, तो वो अच्छा रहा है। तो अच्छा अंत होना चाहिए। रिटायरमेंट की जब बात आती है तो हम हमेशा सुनील गावस्कर की बात का जिक्र करते बात हैं। करते हैं। हाँ, उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, अपने पीक पर थे, अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जिस समय वो कर रहे थे, सेंचुरी मारने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। और बाद में जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आप जब रिटायर हो तो लोग ये कहें कि क्यों रिटायर हो रहे हैं, ये नहीं कहे कि क्यों नहीं रिटायर हो रहे हैं। मतलब ये लोग पूछे कि अभी क्यों, ये न पूछे कि अब तक क्यों नहीं हुए। अनेक खिलाड़ी ऐसे हुए कि घसीटते रहे और रिटायर ही नहीं होते थे, जबरदस्ती रिटायर कराना पड़ा। राजनीति में भी ऐसे बहुत लोग हुए जिनको जबरदस्ती रिटायर कराना पड़ा।
जी। और जबरदस्ती ही रिटायर कराना पड़ा। तो और कई लोग हैं कि अपने प्राइम पर रहते हुए उन्होंने खुद से छोड़ दिया। जैसे हम ये अब कितने ही एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन अभी सबसे ताजा मिसाल शशि थरूर का है, जिन्होंने कहा है कि वो अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि अब हम 5 बार हो जाएंगे एमपी और उसके बाद हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई नया आदमी आए। तो ये इस तरह की भी सोच नेताओं की होती है। देखिए वो भी फिल्म का एक डायलॉग है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए है, लंबी नहीं। आप 20 साल बिल्कुल। मुख्यमंत्री रह करके क्या लीगेसी छोड़ के जाएंगे, इससे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रह करके कर्पूरी ठाकुर क्या लीगेसी छोड़ करके गए। वो तो 2.5 साल ही बिल्कुल, बिल्कुल। और आज तक जो आदमी, देश भर का आदमी कर्पूरी ठाकुर की बात करता है, उनके फॉर्मूले की, उनके जीवन की बात करता है, तो कुछ तो वो 2.5 साल में करके गए जो आप 20 साल में नहीं कर पाए। तो आप 20 साल रहे इसका कोई मतलब नहीं, आप 30 साल भी रह लीजिए। 34 साल लेफ्ट का राज रहा पश्चिम बंगाल में, आज कोई याद कर रहा है कि आपने क्या किया वहां राज्य में? तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप ज्योति बाबू भुला दिए गए हैं, ज्योति बसु सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, पवन चामलिंग हट गए, सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करके किसी को याद नहीं है। तो आप सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करें, उससे अच्छा होगा कि आप कुछ ऐसी लीगेसी छोड़ के जाएं जिसे आपको हमेशा याद किया जाए। तो इस हिसाब से भी अगर देखें मुकेश सहनी के बयान को, तो एक समय है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है, हर राजनेता के जीवन में आता है, अधिकारी भी तो रिटायर होता ही है। तो आप रिटायर हो सकते हैं, अभी आपका बेस्ट समय चल रहा है, आपकी पार्टी सरकार में है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, विकास, बिहार को जंगल राज से निकाल करके आप ले आए। हालांकि अब 10 साल से तो बिहार ठहरा ही हुआ है, 10-12 साल या उससे ज्यादा ही, 2010 के बाद से तो स्पीड धीमी ही हो गई थी बदलाव की। तो अब आप रिटायर हो सकते हैं। मुकेश सहनी का ये भी एक कहना है कि सुखांत इस अंदाज में हो कि आप अपने टर्म्स पर छोड़ें, अपने टर्म, आपके लिए कोई दूसरा टर्म सेट करे, आपको मजबूरी में रिटायर होना पड़े, आपकी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आपकी नई बात सुनी जा रही है और आप ऐसे पढ़ के और उड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप समय रहते अपना रिटायरमेंट ले लें। ये उनके कहने का मतलब होगा। लेकिन ये बात नीतीश कुमार नहीं मानने वाले हैं, इस बात को भी हम आप जान रहे हैं। जी बिल्कुल, वे मानते ही नहीं है कि उनकी सेहत खराब है, वे मानते ही नहीं, वे मानते हैं कि हम फिट हैं। जो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, वे नौजवानों की तरह बिल्कुल फिट है। बिल्कुल, तो वो अपनी सेहत को भी नहीं मान रहे, और ये भी नहीं मान रहे हैं जो हम लोगों ने कितनी बार जेसिका आर्डन की भी बात की, जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई नया आइडिया नहीं है अपने देश के लोगों का विकास करने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करने का नया आइडिया हमारे पास नहीं है, तो हम रिजाइन कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री का पद, और कोई दूसरा आदमी आए जिसके पास नया आइडिया हो, जो अपने नए आइडिया पर देश को आगे ले जाए। तो नीतीश कुमार ये भी नहीं मान रहे हैं कि आइडिया के स्तर पर भी वो चूक गए हैं, अब उनके पास बिहार का विकास करने का कोई नया आइडिया भी नहीं है। चलिए तब आइडिया पर ही आगे चलते हैं। हाँ, आइडिया पर ही आगे चलते हैं। प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी की बात कर ली, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ली। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार बिहार के सांसदों पर टिकी हुई है और नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। इससे बेहतर अवसर बिहार के लिए कभी नहीं है, किसी के पास भी नहीं था। और नीतीश कुमार जब दिल्ली में या किसी भी मंच को साझा करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही बैठते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में फैक्ट्री लगाने की मांग की? क्या छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी में फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए? वे चुनौती दे रहे हैं। जिस आइडिया की आप बात कर रहे थे कि भाई न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने पद ही छोड़ दिया कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं फैक्ट्री मांगते हैं? और बीजेपी ने भी यह समझ लिया है कि हमें दिल्ली की सरकार से मतलब है, नीतीश कुमार के खिलाफ मुझे कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, बिहार में नीतीश कुमार को हटाना नहीं है, और नीतीश कुमार फैक्ट्री मांगेंगे नहीं। तो फैक्ट्री मांगेंगे नहीं, बिहार का हिस्सा, बिहार का हक मांगेंगे नहीं, तो बिहार की तरक्की होगी कैसे और बिहार से पलायन रुकेगा कैसे? अब प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं। तो यही तो सवाल है ज्ञानेश्वर जी, और हम लोग कितनी बार तो इस पर चर्चा किए कि एक मंत्री हमने पिछले 10 साल में आप एक मौका छोड़ दीजिए, आप ये जो अभी बीच में 17 महीने का, तो लगभग 10 साल तो सरकार रही डबल इंजन की, 7 साल तो रही ना, 7-8 साल डबल इंजन की सरकार रही। 7 साल डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार ने क्या फैक्ट्री मांगा, क्या विकास के लिए बजट मांगा, क्या उनके मंत्रियों ने कौन सा प्रपोजल सैंक्शन कराया, पास कराया? एक संजय झा के उस एम्स को और ये एयरपोर्ट को छोड़ दें तो क्या मांगा जाकर के मंत्रियों ने या नेताओं ने, या जो मंत्री हैं केंद्र में, भारत सरकार में जो बिहार के कोटे से मंत्री बने हुए हैं, वो लोग क्या लेकर के जा रहे हैं बिहार में? वो तो कोई नहीं लेके जा रहा है।
बल्कि उसके पहले 2009 के पहले जब लालू यादव के 24 से 25 एमपी थे और उनकी सरकार यहाँ थी, वो सरकार में शामिल थे, तब हम मंत्रियों को ज्यादा एक्टिव देखते थे। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और शास्त्री भवन, उद्योग भवन के गलियारों में मंत्री ज्यादा घूम रहे होते थे काम कराने के लिए। तब उस समय बिहार के जो मंत्री थे वो ज्यादा एक्टिव रहते थे फंड बजट ले जाने के लिए। वो तो उदाहरण है ना अजीत जी, उदाहरण है ना, जब लालू यादव आए तो रेल कारखाना लेकर आए, जॉर्ज फर्नांडिस आए तो आयुष कारखाना लेकर आए, नीतीश कुमार रहे तो केंद्र में एनटीपीसी लेकर आए। लेकिन अब तो सब लोग भूल ही गए कि बिहार में कुछ लाना है। हाँ भाई, कोई मंत्री पिछले 10 साल में हम नहीं देख रहे हैं कि कोई बिहार के लिए प्रोजेक्ट लेके जाने की बात कर रहा हो कि बिहार के लिए एक प्रोजेक्ट लेके जाना है हमको। तो ये तो दृष्टि की कमी है ना, आइडिया की कमी है, आपके विजन की कमी है, आप बिहार के विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की कमी है कि आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। आप सिर्फ मंत्री बन गए, आप सरकार में शामिल हो गए, आप ये भजते रहिए कि हमारे वजह से सरकार चल रही है। तो लेकिन आप सरकार चल रही है तो उसके बदले में तो कुछ ले नहीं रहे। सरकार को आपने समर्थन दिया, उसके बदले में मंत्री पद मिल गया, तो ये थोड़ी उपलब्धि हो गई कोई। जिस तरह से हम लोग चर्चा करते हैं ये कि चंद्रबाबू नायडू ले जाते हैं अपने यहाँ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मांग करके ले गए, कितना 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उनका सैंक्शन होकर चला गया, तो इससे बिहार के लिए क्या सैंक्शन हुआ है? और जब तक नए उद्योग नहीं आएंगे, जो प्रशांत किशोर का कहना है, जब तक नए उद्योग नहीं आएंगे तब तक ना नौकरी नहीं लगेगी बिहार के नौजवानों की बिहार में, और नौकरी नहीं लगेगी तो पलायन नहीं बंद होगा, इकोनॉमी नहीं सुधरेगी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो मिनिस्टर जिस उसमें है वो अपना लेके आए और मुख्यमंत्री सीधे बात करे प्रधानमंत्री से विकास को लेकर के। ये जो तरह तरह की चीजें करते रहते हैं, मंच पर उनको छूते पकड़ते रहते हैं नीतीश कुमार, तो उस समय उनसे उनको कहना चाहिए ना कि बिहार में फैक्ट्री की घोषणा करिए, बिहार में कुछ नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा करिए, रेलवे का प्रोजेक्ट हो या भारी उद्योग का हो या जिस चीज का भी हो, आईटी रिलेटेड। जब इतनी सारी चीजें आ रही हैं, जब सेमीकंडक्टर का इतना आजकल जोर चल रहा है, अश्विनी वैष्णव ने किया उसका एक सेमिनार, एक सम्मेलन हुआ सेमीकंडक्टर को लेकर के, चिप निर्माण में हम लोग बड़ी आगे जाने वाले हैं, या मोबाइल में अब नंबर 2 हो गए हैं मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसकी फैक्ट्री तो लग ही सकती है ना बिहार में। आप जो नई चीजें हैं जिनके लिए कोयला पानी की बहुत जरूरत नहीं है, वो क्यों नहीं लगा रहे हैं बिहार में ले आकर के? तो उसके लिए तो बात कर ही सकते हैं ना, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल हो, एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल हो, जिस बिजनेस में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने के लिए क्यों नहीं कोई बात हो रही है? आप तो मंत्री भी हैं हम लोगों के, पहले भी मंत्री थे, फिर पशुपालन मंत्री थे और इतने बड़े मंत्री रहे। अजीत जी, अभी तिरुपति प्रकरण में मुझे हैरत हुई, इस पर मैं कभी विस्तार से बात करूंगा। हाँ। कि महावीर मंदिर नैवेद्यम का लड्डू बनाता है। हाँ। और सोचिए नैवेद्यम के लड्डू के लिए जो घी आ रहा है वो कर्नाटका का नंदनी आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बिहार का जो सुधा है वह बेकार है, वह गुणवत्ता के काबिल नहीं है। बिहार के गाय भैंस ग्वाला सब बेकार है। तो बिहार में मतलब हम शुद्ध घी भी नहीं दे पा रहे हैं जो नैवेद्यम बना सके। और हम तमाम बातें कर लेते हैं। तो क्या स्थिति है, इसको सोचने की बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर निश्चित रूप से हम लोग कभी इसकी चर्चा इस पर करेंगे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लेकर के बिहार तक का जो ये डेयरी का बिजनेस है, ये तो अब इतना बड़ा, इतना पोटेंशियल है बिहार में इस चीज को लेकर के कि हम लोग दुग्ध उत्पादन में नंबर 2 है। आपको अभी नंबर 2 है या नंबर 3 होंगे, नंबर 2 या 3 इसी में है हम लोग। दुग्ध उत्पादन में बिहार नंबर 2 है, 3 है। और चावल में उसी तरह से है। कृषि उत्पादों में हम लोग बहुत ही बढ़िया, बिहार का अभी प्रोडक्शन रिकॉर्ड है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि पूरे साउथ इंडिया में कर्नाटक एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 15,000 किलो घी रोज सप्लाई कर सकता है तिरुपति मंदिर को। 15,000 किलो। तो वहां इतनी गायें हैं, दूसरे कहीं नहीं है। इसी का लेकर के वहां विवाद था। नंदिनी ब्रांड अमूल को टक्कर देता, अमूल गया तो वहां काफी विरोध हुआ। लोग अपने ब्रांड को लेकर के कितने सेंसिटिव हैं कि कई स्टेट गवर्नमेंट एक हो गई कि भाई अमूल क्यों आएगा बेचने कर्नाटक में, नंदिनी ब्रांड कमजोर करने के लिए अमूल को लाया जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर चुनाव हारी है अभी पिछले साल कर्नाटक में। तो ये तो लड़ना, बिहार को तो लड़ना ये चाहिए ना कि हमारा सुधा क्यों कमजोर है। और सुधा घी अच्छा है। और हमको अभी हम किसी अपने निजी वहां थे कार्यक्रम में, तो हमने सुधा का घी मंगाया था, वही इस्तेमाल हुआ था। मदर डेयरी और अमूल के घी से महंगा घी है सुधा का, कीमत ज्यादा है उस घी की। और इसके बावजूद देखिए कि क्या उसको इतनी क्षमता नहीं बढ़ पा रही है कि वो बिहार में हनुमान मंदिर में सप्लाई कर सके, या इतनी सप्लाई हो कि तिरुपति का मंदिर बिहार से घी मंगाए, सुधा का ब्रांड मंगाया जाए, दिल्ली में मंगाया जाए, नहीं कर सकता है वो। तो ये तो सोचने, यही तो विजन की बात है, यही तो आइडियाज की बात है कि जिस सेक्टर में आप सबसे अच्छा कर सकते हैं उसमें भी आप पैसिव होकर के बैठे हुए हैं कि हो गया कुछ तो ठीक है, नहीं हुआ तभी कोई बात नहीं। तो यही तो आइडिया की कमी है। इसी आइडिया पर तो प्रशांत किशोर घेरेंगे। अभी देखिए आप जेडीयू आरजेडी दोनों।
चलिए, तो देखिए अब बिहार में तो तमाम बातें हो ही रही, प्रीपेड मीटर को लेकर उनके खिलाफ, मतलब इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करेगा। उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा शुरू हो गई है। मुकेश सहनी भी चुनावी मोड में आ गए और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब बैठते हैं, बिहार के लिए फैक्ट्री को नहीं मांगते हैं। 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी बनेगी तो बिहार की राजनीति गरमाने वाली है और तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।